नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपके साथ बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से की जा रही बुलडोजर कार्रवाई के बारे में। हरियाणा में अब अपराधियों और नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और सरकार की तरफ से बुलडोजर अभियान शुरू किया गया है। बुलडोजर अभियान के जरिए अपराधियों और नशा तस्करों की अवैध जमीन पर पीला पंजा चलाया जा रहा है, यानी कि उनकी जमींदोज की जा रही है। हरियाणा के कई जिलों में बीते दिनों में यह कार्रवाई देखी गई। वहीं आज बादली में एक शातिर अपराधी की जमीन की नीलामी होने वाली है। सरकार की ओर से बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब प्रशासन ने अपराधियों की जमीन की नीलामी करनी शुरू कर दी है। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है, रुक कर लेते हैं उसका। तो भिवानी में मूसेवाला के हत्यारे का मकान जो है वो भी जमींदोज किया गया है। बड़ी अपडेट है। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के खिलाफ भिवानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर मिंटू उर्फ बिंटू मडोसिया के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया है। मूसेवाला की हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद है ये आरोपी, जिसका नाम मिंटू मजौसिया है। मिंटू पर कई हत्याएं, लूट, अपहरण जैसी कई संगीन धाराएं दर्ज हैं। पंचायत की 7 कमाल जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए उसने अपना घर बनाया था। अपराधियों के रुकने का ठिकाना ये मकान लगातार बना हुआ था। मकान के अंदर से भागने के लिए कई रास्ते भी बनाए गए थे। डीएसपी जगत सिंह मोर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल वहां पर तैनात रहा है। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गुर्गे के खिलाफ भिवानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर मिंटू उर्फ बिंटू मडोसिया के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में मिंटू मजौसिया अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इन पर कई हत्या, कई सारी लूट, अपहरण, कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात था। अपराधियों के, बदमाशों के रुकने का ठिकाना जो है ये अड्डा बना हुआ था। देखिए, मुडोसिया गांव में एक अपराधी है जो कोका में बंद है, तिहाड़ जेल दिल्ली में। सिद्धू मूसेवाला केस में है। उसके खिलाफ 20-22 केस और भी हैं, लूट, डकैती, हत्या के। और पंचायत विभाग की जमीन थी। पंचायत विभाग के साथ की जमीन में इसने कब्जा करके करीब 7 कनाल के आसपास जमीन है। इसमें 10 फुट की दीवार बना के और ऊपर वायरिंग करके इसने कब्जा कर रखा था नाजायज रूप से। तो नाजायज रूप से कब्जे के पंचायत विभाग के कब्जा छुड़वाने के लिए हम फोर्स लेके इनकी मदद के लिए 3 जेसीबी लेके आगे कब्जा छुड़वाया। संगीन किस्म का अपराधी था। ये स्वाभाविक है कि यहाँ अपराधियों का रुकना, ठिकाना होना, आना जाना स्वाभाविक है। लेकिन कई बार हमने रेड करी, हम कामयाब नहीं हुए। इस टाइप की ये बिल्डिंग बनाई हुई थी जिसमें भागने के कई रास्ते थे और घुसने का कोई रास्ता नहीं था गेट बंद होने के बाद। तो यहाँ पर ये भी समझ में आया कि सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती थी, कोई बाहर का आदमी आया और शायद पहले कांटेदार तार भी थे, कैमरा भी लगे हुए थे। लेकिन परसों पंचायत विभाग ने इनको नोटिस दिया, उसके बाद इन्होंने कैमरे वगैरह उतार लिए हैं। उन प्रॉपर्टियों को सबको तोड़ा जाएगा। सबकी पहचान कर रहे हैं, पैमाइश करवाने लग रहे हैं, सबको तोड़ा जाएगा। पंचायत विभाग इसमें अगर नहीं है हमारे साथ, पंचायत विभाग कि जहाँ जहाँ पंचायत विभाग में या किसी और सरकारी जमीन में कब्जे हैं, वो डिपार्टमेंट अपनी अपनी लिख के देंगे और हम उनकी मदद के लिए तैयार हैं। एक और बड़ी अपडेट है, वो भी आपको बताते हैं क्या है। बादली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान भी देखने को मिल रहा है। आज मोस्ट वांटेड अपराधी की जमीन की नीलामी यहां पर होगी। जी हां, बादली के मैनपाल की जमीन की नीलामी आज की जाएगी। 5 लाख रुपयों का इनामी अपराधी है मैनपाल। मैनपाल पर हत्या समेत कई आपराधिक धाराओं में मामले दर्ज हैं। जेल में भी हत्या करने का आरोप मैनपाल पर लगा है। मैनपाल पर कई मामले दर्ज हैं और उम्र कैद की सजा होने के बाद से मैनपाल लगातार फरार बताया जा रहा है।
तो उम्र कैद की सजा होने के बाद से मैनपाल लगातार फरार चल रहा है। 5 लाख रुपए का इनामी अपराधी है मैनपाल और हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। जेल में भी हत्या करने का आरोप है और इसकी संपत्तियों को अब नीलाम किया जाएगा। और संवाददाता मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले बताइए आप क्या कुछ अपडेट्स और जानकारियां हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बादली में आपराधिक जो प्रवृत्ति जो मैनपाल नामक एक जो अपराधी है उन पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। पिछले 3 साल पहले वह जेल में बंद था, तो पैरोल पर कुछ दिनों के लिए घर पे आया था, लेकिन पैरोल की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापिस जेल नहीं पहुंचा। उसी के बाद से पुलिस ने उसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। पिछले 3 साल से मैनपाल फरार चल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि मैनपाल के ऊपर हत्या और जेल में भी एक हत्या का मामला दर्ज है, जिसकी एवज में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई है। इसी उम्र कैद को वह जेल में काट रहा था, लेकिन पैरोल पर आने के बाद वह वापिस नहीं गया। इसे पिछले 3 साल से पुलिस उसकी निरंतर तलाश कर रही है, लेकिन पिछले दिनों पुलिस ने कोर्ट से एक आदेश प्राप्त किया है कि उसकी जमीन है उसकी कुर्की की जाए, उसकी नीलामी की जाए। इसी को लेकर पुलिस ने नीलामी प्रक्रिया पूरी की। उसकी जमीन की जो नीलामी है वो आज होनी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने भी 2 तारीखें निश्चित की गई थी प्रशासन की तरफ से। तहसीलदार नायब जो तहसीलदार है उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त भी किया गया, लेकिन पिछली 2 तारीख को जमीन की कुर्की जमीन नीलामी नहीं हो सकी। इसी को लेकर आज तीसरी बार नीलामी होगी। और यहाँ आपको बता दूं कि जो मैनपाल आपराधिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसकी 700 गज जमीन की आज नीलामी होनी है। इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मैं आपको बताऊं कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी तरफ से बादली और आसपास के गांव में सार्वजनिक पोस्टर लगाए गए हैं। उसकी सूचना देने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी है। इसके साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च बादली में निकाला है ताकि लोगों में जो आपराधिक प्रवृत्ति लोगों का खौफ है वो खौफ दूर किया जा सके और नीलामी में भी लोग जो है संतुष्ट अच्छे तरीके से भाग ले सके। लेकिन आज जो नीलामी प्रक्रिया होनी उसको लेकर तहसीलदार को आज फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। स्वयं ASP अमित यशवर्धन उसकी देखरेख कर रहे हैं और देखना यह है कि जो नीलामी होगी उसमें कहां और कौन पुलिस जाता पहुंचता है। मनोज, ये जमीनें कहाँ हैं? इनकी गांव में ही हैं, कहीं बाहर शहर में जमीन है जिनकी नीलामी होगी, इसके बारे में कोई जानकारियां? जी बिल्कुल, जो मैनपाल जो अपराधी है उसकी जो जमीन है उसकी जो पैतृक जमीन है वो जमीन है दिल्ली सीमा की लगती हुई 700 गज जमीन है। गांव की ही जो उनकी पैतृक जमीन है उसकी नीलामी होगी। गांव में हालांकि जो उनके हिस्से की जमीन है वो सिर्फ 700 गज जमीन है और उसी की नीलामी आज की जाएगी। गांव के पास बादली गांव के पास ही जमीन है, दिल्ली सीमा से लगती हुई जमीन है। आपका संपर्क टूट गया मनोज, मुझे ऐसा लगता है। मैं दोबारा से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताइए क्या कुछ आपके पास जानकारियां हैं? बिल्कुल केशव, मैं आपको बताता हूँ जिस तरह से लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के द्वारा जो बुलडोजर अभियान चलाया है, कहीं ना कहीं ये जो उन अपराधियों के जो अवैध संपत्ति जिन्होंने अवैध काम करके ये सारा करके ये जो कमाई गई थी उन पे उनकी जो इमारतें उनको ध्वस्त किया गया। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो बदमाशों का आतंक जो था वो कम किया था, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने यह अभियान चलाया गया। जो लगातार जो बदमाश है उनके जो आतंक को कम किया जाए, जिनकी अवैध संपत्ति और सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा कर रखा तो संपत्ति उस कब्जे को हटा कर सरकार को दिया जाए। तो लगातार ऐसा ही एक 2-3 दिन पहले सेक्टर 22 की बात करें तो वहाँ मछली मार्केट में विजेंद्र कोटलारा जो नशा कारोबारी का तस्करी करते थे उसकी जो 25 इमारतें थी 2.5 एकड़ की में उसको ध्वस्त किया गया था, जिसमें उन्होंने 3 मकान 18 गोदाम उसके थे। और बात करें तो उसके एक बड़ा ऑफिस था, लगातार उसके जो कमाई गई थी उससे कालाबाजारी करके नशा तस्करी करके उसकी इमारत ध्वस्त किया गया था। और उस पर 32 उसके जो परिवार वाले थे उस पर 32 मुकदमे दर्ज थे। और 25 बात करते 21 मुकदमे इस विजेंद्र लाला पे थे जो लड़ाई झगड़े के मारपीट की हत्या के थे। और नशा तस्करी की बात करते हैं 7 मुकदमे उसके भाई के पास थे और 3 मुकदमे उसके साली पर, 2 मुकदमे उसके थे और 1 मुकदमा उसकी माँ पे थे। तो लगातार कहीं ना कहीं जो जिस तरह से उसकी जो अवैध जो कमाई गई थी संपत्ति की जो नशा तस्करी करके उसको ध्वस्त किया गया, तो कहीं ना कहीं आतंक को जो धारा था उसको किया गया। तो उनके जो अवैध संपत्ति उनको जो करेगी तो उनको कहीं ना कहीं सरकार ने उसकी अवैध संपत्ति से सरकार को छुड़ाई गई थी जमीन को लेकर। ऐसा ही अभियान लगातार कहीं ना कहीं देगा। अब नीलामी की बात करते तो नीलामी की अभी कुछ ऐसी कोई तारीख
नई कोशिश की गई है, जिसमें कि उनके जो बताया जाए, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ऐसे बदमाशों की जो अवैध संपत्ति ने सरकारी की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसी को लेकर एक सूची जारी की गई है। सूची जारी करके सबकी करके उसके बाद नीलामी की जाएगी। ठीक है, रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व IPS हैं। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। सबसे पहला सवाल, ये जो ऑपरेशन बुलडोजर चल रहा है अपराधियों के ऊपर, उनकी जमीनों के ऊपर, ये कितना कामयाब रह पाएगा अगर उत्तर प्रदेश के साथ तुलना करते हैं हरियाणा प्रदेश की? तो पहला सवाल यही। देखो, सरकार की मैंने बार बार का मंशा, नंबर 1 नीयत, नंबर 2, नंबर 3 विल पावर टू कर्ब द क्रिमिनल्स, कि इन बदमाशों के आतंक को रोकने के लिए उनकी नीयत, उनकी मंशा और उनकी विल पावर पे डिपेंड है। नंबर 1, अगर सरकार ये चाहे, क्योंकि मैं उस सरकार का हिस्सा रहा हूं, तो बदमाशों की हिम्मत नहीं कि वो पत्ता हिला दे। पुलिस के पास इतनी पावर है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इतनी पावर है कि एक भी बदमाश एक दिन में नहीं पनपता, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। नोट करिए, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, जिसके बलबूते में फलता फूलता है, क्योंकि राजनीतिक लोग किसी व्यक्ति को अपने संरक्षण में रख करके अपने फायदे के लिए प्रॉपर्टी भी कब्जा करवाते हैं और अपने विरोधियों को पिटवाते हैं, मरवाते हैं। ये जेल तक चलता है, वो जेल में चले जाते हैं, जेल से छुड़वाते हैं, जेल से भी अपने धंधे चालू करते हैं। तो इसलिए मैंने सरकार की बोला मंशा, नीयत और पावर। आप दूसरा बुलडोजर अपने उन दलालों पे चलाइए तो इनको पालते हैं, पलवाते हैं, इनको पैसा देते हैं, इनको असला देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनको हाइडआउट छुपाने की जगह देते हैं। ये दूसरा बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा तो ये बुलडोजर नाम मात्र का है, ये 10 दिन में खत्म हो जाएगा और ये लोग अभी कोर्ट में जाएंगे, मुलाजिमों के खिलाफ भी इस्तगासा डालेंगे, इस्तगासा, कंप्लेंट अगेंस्ट मुलाजिम धाराशाही होकर चुपचाप अपने घरों में बैठेगा और उस इस्तगासे के तहत प्रॉपर्टी केसेस में इन्हीं के वकील उनको वो पैसे देके होने पड़े भाव में ये जमीनें फिर छुड़वा लेंगे। इसलिए दूसरा जो बुलडोजर है, जब तक इसके संरक्षण एक दलालों और नेता पे नहीं चलेगा, नहीं खत्म होगा। तीसरा, पुलिस को फ्री है, आपने पुलिस के अफसर लगा दिए, DG लगा दिए, IG लगा दिए, SP लगा दिए, वो सब आपके लगाए हुए हैं, आपकी अपॉइंटमेंट के थ्रू है। उनको इतना सख्त मैसेज दे दिए कि यूर अकाउंटेबिलिटी विल बी, आपका जवाबदेही होगी अगर कोई बदमाश पनपेगा तो कोई SP हिम्मत नहीं करता कि CM का, सरकार का यह आदेश हो और कोई बदमाश आतंकवाद का झगड़ा। अच्छा शर्मा जी, इस तरह की जब अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की जाती है, बुलडोजर चलाया जाता है, उन्हें ध्वस्त किया जाता है, तो लोगों का एक तर्क ये भी होता है कि भाई कानून से ऊपर उठकर तो कोई चीज नहीं की जानी चाहिए। अगर कोर्ट का ऑर्डर हो तो जायज बात भी माने। अब सरकार और पुलिस को किसने हक दिया कि आकर उसे तोड़ दे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बतौर पुलिस अफसर मैं उन धाराओं का वर्णन करता हूं, मेरे 40 CRPC, जिसके तहत हर बदमाश को पकड़ने का, पकड़वाने का हक भारत के नागरिक के पास है। नंबर 2, पुलिस रूल, हमारी पुलिस राज की धारा में जो BC बदमाशान जिसके ऊपर 3 या इससे ज्यादा मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, तो उसको हम बस्ता A और बस्ता B, BC A और BC B बैड कैरेक्टर रोल में ले लेते हैं। नंबर 3, उसकी हाजिरी हर महीने होती है। नंबर 4, वो गैर हाजिर होते ही उसकी कुर्पी का अवसर 82-83 की कार्रवाई हम बोलते हैं, वो कार्रवाई मजिस्ट्रेट की परमिशन से कुर्की के लिए ले ली जाती है। क्या ये परमिशनें, क्या ये सिस्टम उन्होंने खड़ा किया? क्या 109 के अंदर उनको पाबंद किया? ये धाराएं हर पुलिस अफसर को मैंडेटरी है जानना बदमाशों को खत्म करने के लिए। अगर वो बदमाशों की इन धाराओं को नहीं जानता है तो वो नाकाबिले एतबार पुलिस अफसर है, उसको आप और उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए कि वो ऐसी फिजूल की कार्रवाई ना करे। ओवर डूइंग जिसको बोलते हैं, सरकार का आदेश आ गया अपने नंबर बनाने के लिए वो चल पड़े, उनको ढाने के लिए उनको, तो वो फंसेंगे, खुद भी फंसेंगे, सरकार की भी किरकिर कराएंगे। तो इसलिए इन धाराओं का जो वर्णन मैंने किया है CRPC के तहत है। आप खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के मजिस्ट्रेट की मदद ले सकते हो, 109 में पाबंद कर सकते हो, 82-83 की कुर्की
ठीक है रणवीर जी, मैं आता हूं। हमारे साथ अमित यशवर्धन जी जुड़ रहे हैं, बादली से एसपी साहब हैं। बहुत स्वागत है अमित जी आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। ये कार्रवाई जो की जा रही है सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस पर ही थोड़ी सी जानकारी दे दें। ये 5 लाख रुपए का इनामी बदमाश है मैनपाल, और उसकी जमीन को नीलाम करने के ऊपर जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जी, मैनपाल उर्फ डीला सना भगवान सिंह जो बादली गांव का निवासी है, इसके खिलाफ 6-7 आपराधिक मुकदमे हैं और 2021 के अक्टूबर में इसको घोषित अपराधी बना दिया जाता कोर्ट द्वारा जी। उसके बाद हमने कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की इसके खिलाफ, और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट बताए हैं। तो पहली तारीख 10 अगस्त को लगाई गई थी और उसके बाद 10 सितंबर को की गई थी, और अभी लेटेस्ट कार्रवाई है आज 29 तारीख को की गई है, जिसमें हम जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर है सरकार द्वारा उनको इन्वाइट किया जा रहा है जी। और इसकी 1 कनाल 4 मरला जमीन है पुश्तैनी, उसके खरीदार को आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया जारी है जी। तो अमित जी, सवाल ये है कि अगर कोई बड़ा बदमाश है जिसके ऊपर हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं, तो उसकी जमीन को नीलाम अगर करते हैं तो बायर मिलेगा कौन? एक डर तो रहेगा ही मन में। जी, इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी आसपास गांव का निवासी है या शहर का जो भी कोई बड़ा खरीदार है या तो बिजनेस पर्सन है या जो भी इंटरेस्टेड है, हम उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, या जो कोई दुकानदार जो मतलब खरीदारी में इंटरेस्ट ले सकता है जी। तो अगर इस तरह की प्रोसेस होगी तो उनकी तरफ से कोई खलल डालने की कोशिश की जा सकती है अपराधियों की तरफ से, मैनपाल या उनके लोगों की तरफ से, उसका कोई बैकअप प्लान सर? मैनपाल अभी काफी टाइम से शांत है और उसकी जो एक्टिव मतलब एक्टिव गैंगस्टर जो बोलते हैं उस तरह की एक्टिविटी अभी नहीं है जी। फिर भी अगर कोई जो नीलामी की कार्रवाई में बाधा डालता है तो हम उस संबंध में प्रॉपर पुलिस सुरक्षा देंगे जी। अमित जी, एक आखिरी सवाल, आप आश्वस्त भी करेंगे उन लोगों को, उनकी सुरक्षा को, जो कि उस पर्टिकुलर जमीन की खरीद करते हैं नीलामी में? जी बिल्कुल, जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर होगा इस नीलामी प्रोसेस में हम उसको आश्वस्त करेंगे कि पुलिस, लोकल पुलिस और स्पेशली जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनके द्वारा उनको सुरक्षा दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब क्या कुछ कार्रवाई अब समय में, कितने समय में शुरू होनी है, और क्या कुछ, क्योंकि जैसा कि अमित जी बता रहे थे एसपी साहब कि जो लोकल बायर्स हैं उनको कोशिश की जाती है कि वही उस जमीन को खरीदे, लेकिन ये बात तो सभी के जहन में रहती है कि भाई बदमाश की जमीन खरीद कर क्यों दुश्मनी मोल ली। जी बिल्कुल, शायद इसी का परिणाम कि पिछली जो 2 नीलामी हुई उसको कोई गोलीदाता नहीं पहुंचा, लेकिन इस बार जो पुलिस की अपनी प्रक्रिया और एक सुरक्षात्मक तरीके अच्छे तरीके से की गई है, क्योंकि जो बादली फ्लैग मार्च निकाला गया है ताकि जो बदमाशों का खौफ जो आम लोगों में रहता है उसको समाप्त किया जा सके, और इसके साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर नीलामी की सूचना पुलिस के द्वारा चिपकाई गई है। बादली में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पिछले कई दिनों से बढ़ाई दी गई है, रात के समय गश्त भी है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी प्रकार बदमाशों का डर और भय अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि पुलिस जो है उनके साथ अभी खड़ी है, और इसी को लेकर पुलिस ने जो सार्वजनिक स्थानों पर जो पोस्टर चिपकाए है, आज नीलामी होगी और नीलामी को लेकर पुलिस काफी सतर्क है और हर व्यक्ति को सुरक्षा पूरा आश्वासन और पूरे पर बंदोबस्त करने के लिए आश्वस्त कर रही है। ठीक है रणवीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि आज तो हो सकता है कि नीलामी हो रही है तो सुरक्षा पुलिस दे दे, आज किसी की हिम्मत भी ना हो कि कोई कार्रवाई करे, लेकिन अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 हफ्ते के बाद अगर मैनपाल की तरफ से ही कोई बायर के ऊपर हमला करवा देता है अपना खौफ स्थापित करने के लिए, तो ये तो फिर और ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाएगी। उसे सरकारी संपत्ति क्यों ना घोषित कर दिया जाए। आपकी बात बिल्कुल सही है। अमित जी को मैं अभी सुन रहा था, उन्होंने अपनी जो लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है वो, और कानूनी सम्मत जो चीजें हैं, धाराएं हैं, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जहां तक सवाल आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आदमी बदमाश की प्रॉपर्टी खरीदने की हिम्मत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। बदमाश को तोड़ने का सबसे पहला तरीका है उसका कौन है, माई बाप कौन है, माई बाप। मैं बार बार यूज वर्ड कर रहा हूँ, माई बाप। मैं एसपी साहब के अगर लाइन पे नहीं है तो आपके थ्रू मैसेज दे रहा हूँ, सबसे पहले उन माई बाप को ढूंढो। वो एक नहीं होता उसका माई बाप, 2, 3, 4 होते हैं। पहले माई बाप को तोड़ लो आप,
उसके तहत धारा 120 भी बड़ी क्लियर है। अगर ये पुलिस अफसर अपने काम जानते हैं तो 120 भी कॉन्स्पिरेसी, जो षड्यंत्र के तहत उस बदमाश को पाल रहे थे, पलवा रहे थे या फीड कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, उनको 120 की उन धारा में ले ले जो उसने क्राइम किया है, तो वो सारे बुक हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, लोगों के बीच में ये मैसेज दे दें, अगर इस बदमाश ने दोबारा इस प्रकार की हिम्मत करी तो हमने इसको 109 सीआरपीसी के अंदर पाबंद कर दिया। मजिस्ट्रेट वहां गवाही देगा, मजिस्ट्रेट वो बोलेगा कि मैंने इसको पाबंद कर दिया बदमाशी के लिए, और ये फला फला इसके ठेकेदार हैं, नंबरदार हैं जिन्होंने इसकी जमानत ली है। क्योंकि 109 में जो आदमी पाबंद होता है उसकी जमानत बहुत ही रिस्पेक्टेबल, मिनिमम 4 आदमी रिस्पेक्टेबल होते हैं तब वो जमानत पे आता, नहीं तो वो जेल में ही सड़ा रहेगा। तो 109 की पाबंद की व्यवस्था वहां बना दें। और नंबर 3, ये बात बिल्कुल सही है कि उसे सरकारी संपत्ति घोषित करके उस पे सरकारी कोई भी इमारत वहां बना ले जो समाज के काम आए, या उस जमीन को पंचायती जमीन भी दे सकते हैं, पंचायत की कोई व्यवस्था, कम्युनिटी हॉल बना सकते हैं, कोई विद्यालय बना सकते हैं, कोई डॉक्टर का घर बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, कोई भी चीज सरकारी पंचायती बना दी जा सकती है जिसके सारे गांव की जिम्मेवारी हो। लास्ट नॉट बट द लीस्ट, इसके जो घर वाले हैं जिनको पुलिस अफसर ये समझ रहा है कि ये कोई ना कोई पंगा पाएंगे, उनको 120 धारा में फिर अड़ा दें। इसका मतलब तुम बदमाशी करवाते थे, तुम इसको पालते थे, तुम इस षड्यंत्र में शामिल थे, तुम इसकी बदमाशी में सहयोग देते थे, समर्थन करते थे। जैसे उनको इस बुकिंग का पता चलेगा वो सब अपनी पतली गति से भाग जाएंगे और कभी हिम्मत नहीं करेंगे आने की। ये मैसेज मैं आपके थ्रू इनको देना चाहता हूँ। मनोज, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है नीलामी को लेकर, अगर बात आपकी हुई हो तो? बातचीत हुई है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स समाज में देखा जाए, सामाजिक जो परिवार है वो परिवार एक सामाजिक परिवार रहा है, और उसका उन्होंने पहले ही अपने जो परिवार के सदस्य मैनपाल अपराधी है उनको जो परिवार से दूर रखा है, और पैरोल पर आने के बाद ही परिवार के सदस्यों का कहना है कि न तो अभी घर पर है और न ही उन्हें उसके बारे में कुछ मालूम है, क्योंकि पुलिस ने उनके घर और परिवार को काफी बार दबिश दी है। पिछले अगर 2 महीने की बात करें तो 4 बार उनके घर पर दिन के समय और रात के समय जो पुलिस की रेड है वो रेड लगी है, लेकिन मैनपाल के बारे में उनका पुलिस का भी कोई सुराग नहीं लगा। और परिवार के सदस्य पूरी तरह से ऐतराज जता रहे हैं कि उनका अभी मैनपाल से कोई संपर्क नहीं है और न ही उन्हें मैनपाल के बारे में कोई यथार्थ पता है। और जमीन की नीलामी की बात अगर की जाए तो इसमें भी परिवार के सदस्य कोई इंटरफेयर और कोई जो इंटरफेयर हुआ नहीं है। फिलहाल तक जो परिवार के सदस्य इस पुलिस की जो कार्रवाई उससे दूर ही है। ठीक है जितेंद्र, एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा आपसे पूरी प्रक्रिया के ऊपर। जितेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है कनेक्ट नहीं है। चलिए, बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, रणवीर शर्मा जी, मनोज कौशिक।